सर अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप होगा सर, तो उससे क्या क्या बदलाव महसूस होगा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, और चाइना के लिए कितनी बड़ी खतरनाक बात है ये, क्योंकि चाइना तो हमेशा से नॉर्थ ईस्ट के कितने ऐसे राज्य हैं हमारे जिन पर अपना कब्जा बताता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। तो अब जब इतना बड़ा कदम भारत सरकार उठाएगी तो इन लोगों को तो जिसे कहते हैं कि मिर्ची लगेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप रिएक्शंस आते हुए देखेंगी तुरंत। ये आज ही की बात है कि ये जो लैंड जो है वो फिजिकली भी ट्रांसफर हो चुकी है। देखिए इससे क्या होगा कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो जो बात हो रही है वो शायद वहां पर एक कोई अंडरग्राउंड रोड, रेल रोड नेटवर्क वहां पर बनाया जाएगा। उससे हम अपना जो हमेशा जो पूर्वोत्तर राज्यों के साथ पूरे समय सिक्योर्ड तरीके, सेफ तरीके से हम अपना वहां पर आवागमन कर पाएंगे। मोर इंपॉर्टेंटली जो सैन्य सामान है, जो सैनिक बिल्डअप है, डेवलपमेंट, जो इधर से उधर मूवमेंट है, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आप देखें कि पूर्वोत्तर राज्यों का जो विकास है वो कहीं ना कहीं किसी वजह से, उस वजह को सही या गलत मैं नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में विकास हमने जानबूझकर नहीं किया। ये शब्द हैं रक्षा मंत्री के, केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री के शब्द हैं कि हमने जानबूझ करके अरुणाचल प्रदेश में विकास नहीं किया। अगर हम करेंगे तो चीन उसका फायदा उठा सकता है। आपका अपना राज्य है और उसके राज्य के लोगों के को किस प्रकार से अपना मुंह दिखाएंगे अगर आप यूं कहते हैं कि हम आपका जानबूझ करके आपका विकास नहीं कर रहे। ये हमने देखा है ग्राउंड पे कि सड़कों की क्या हालत थी। अब देखिए जाके क्या जमीन आसमान का फर्क पड़ा है पिछले 10-12 सालों में। वहां क्या हालत थी, एक एक पोस्ट पे जहां पर चाइनीज अपने पीएलए के लोग कुछ घंटों में पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने में 4-4, 5-5 दिन लगते थे। तो अब ये जो विकास जो हो रहा है, ये तमाम चीजें इस चीज का है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूर्वोत्तर राज्यों में शायद पहली बार, मणिपुर के लोगों ने ट्रेन पहली बार देखी है, मिजोरम में ट्रेन पहली बार देखी गई है। ये तमाम चीजें लोगों को नजर आ रही हैं, और अगर यही विकास सही समय पर हुआ होता तो पूर्वोत्तर की जो समस्याएं हैं वो नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कम होती, वो बिल्कुल नहीं होती। हमने तो अब जो पूर्वोत्तर की जो हमारी पॉलिसी है, मुझे लगता है वो बहुत बेहतरीन है। और ये जो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो डेवलपमेंट होगा, और अगर जो संभवतः उन्होंने अंडरग्राउंड रेल रोड नेटवर्क तैयार कर दिया, तो वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा अंजू, कि आप अपने पूर्वोत्तर राज्यों को बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर उनके साथ अपना व्यापार भी और सब कुछ, सब चीज उनकी मेंटेनेंस, सब चीज उससे हो करके होती हुई हमको नजर आएगी। सर इसके लिए पहले की सरकारें, खासतौर पर कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। आपने जिन रक्षा मंत्री की बात की, मेरे ख्याल से AK एंटनी थे जिन्होंने लोकसभा में खड़े होकर स्टेटमेंट दिया था। आप सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश के लोग, उनको क्या महसूस हुआ होगा कि हमारे राज्यों का विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये मानकर चलते कि एक दिन चाइना हमला करेगा, चाइना घुस जाएगा इन इलाकों में और फिर उन सड़कों का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेगा। ये बोल कौन रहा है? देश का रक्षा मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी है हर एक कोने को सुरक्षित करना। ये स्टेटमेंट कब का दिया गया है? यूपीए सरकार के समय का। लेकिन सर ये जो चिकन नेक है, इसको लेकर, जैसे आपने शर्जील इमाम की बात बताई, आप सोचिए कि वो जो यूनुस हुआ करता था, डिक्टेटर एक तरह से बांग्लादेश का, जिसको बैठाया गया था अमेरिका की तरफ से, वो भी तो यही बोलता था। वो जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते थे ये लोग, सर उसमें इसी पूरे एरिया की बात तो होती थी। और अब जो खुलासे हो रहे, ममता बनर्जी भी उस ग्रेटर बांग्लादेश की योजना में, ये प्लानिंग में शामिल थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसकी संभावना को नकार नहीं सकते। मैं कहूंगा नहीं कि वो शामिल थी, लेकिन इस संभावना को, वो उनके साथ अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जो जिस यूनुस की हम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर बांग्लादेश के लिए भी प्रूव हुआ है। और उसने न केवल यहां कहा, उसने जब वो चीन गया था, तब चीन में जाकर के उसने चीन के जो लीडर जिनसे बात करी थी उनको बताया कि पूरा का पूरा जो समंदर है वो हमारे पास है, और उनका जो 7 सिस्टर्स हैं, वो उनका इंडिया के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। हम जब चाहें इस छोटे से नैरो कॉरिडोर को बंद करके और उनको उनसे अलग कर सकते हैं। और वो तो ये जो तमाम चीजें थी, ये इस बात को दिखाती थी कि हमने सही समय पर पूर्वोत्तर के विकास के लिए और पूर्वोत्तर को सिक्योर्ड तरीके से भारत के शेष भारत से जोड़ने के लिए
कोई ठोस कदम नहीं उठाए, और अब जो दिखाई दे रहा है वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो डेमोग्राफिक चेंज जो मैं बता रहा था हुआ है, उसकी वजह यह है कि हम कई जगह पर बांग्लादेश के साथ फेंसिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाए, और उसमें भी यही था कि जो केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि फेंस बने, क्योंकि राज्य सरकार चाहती थी कि पूरी तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन है बांग्लादेश से वो बंद ना हो, ये मेरा मानना है, ना हो सकता है मैं गलत हूं, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो इस वजह से दोनों के बीच में तकरार था। और जिस मीटिंग की मैं बात कर रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आकर के कोलकाता में एक मीटिंग ली थी उस आईबी की रिपोर्ट के बाद, और उन्होंने कहा था कि इन जगहों पर जो मदरसे हैं वहां पर गलत बातें हो रही हैं, और वो गलत बातें क्या थी, वो यही थी कि कैसे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके, कैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चीजों को सही समय पर सही प्रकार से, और खास करके मिलिट्री बिल्डअप को, मिलिट्री इक्विपमेंट के मूवमेंट को रोक करके बाधित किया जा सके। ये तमाम चीजें इसीलिए हुई। अब जो बात हो रही है कि फेंसिंग भी पूरी होगी, और फेंस के लिए जमीन दे दी गई है, नेशनल हाईवेज हैंडओवर कर दिए गए हैं, 128 एकड़ जमीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए हैंडओवर कर दी गई है। ये एक बहुत सकारात्मक संदेश है, और ये बात बिल्कुल इसीलिए हो पाई है क्योंकि दोनों जगह डबल इंजन, विल पुट इट एट दैट। सर, जैसे अभी आपने कहा था कि मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची क्यों लगेगी इस खबर के आने के बाद। पाकिस्तान तो सर वैसे भी बांग्लादेश के जरिए, आईएसआई के जरिए बड़ी बड़ी प्लानिंग भारत के खिलाफ कर रहा था, और ये जो मदरसे तैयार किए गए हैं सर इस पूरे इलाके में, चिकन नेक के आसपास के इलाके में, इनका भी तो वही काम था ना जो काम हमारा जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है, वहां पर भी मदरसों में आप देखिए कैसे नकली नोट, और वहां पर भी जिहादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो यहां पर भी क्या इसी तरह का षड्यंत्र था भारत के खिलाफ? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जो स्टेटमेंट असीम मुनीर ने फ्लोरिडा में जाकर के दिया था, और उसने यूं कहा था कि अगला हमला भारत पर पूर्व से होगा, और उसका मकसद यही था कि जो उन्होंने तैयारी करी है, खास करके पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश के थ्रू, बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ा करके, देखिए बांग्लादेश का जो कुछ प्रतिशत लोग हैं जो कि जब बांग्लादेश की लिबरेशन का स्ट्रगल चल रहा था उस समय भी वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ थे, ये जमात के जो लोग हैं, और जो बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हुए उसमें पूरी तरह से ये शामिल थे। तो इन्हीं लोगों का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आईएसआई ने अपने पैरों को यहां पर जमाने का पूरा प्रयास किया था, और सबसे पहले उनकी नजर इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर थी, और उसके अलावा वो यहां से जिहादी जो एक्टिविटीज हैं, अब आप कनेक्ट करिए, वो जो मेडिकल जो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क है उसके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए थे, अगर आपको याद हो। और जो जो ब्लास्ट हुआ है नेताजी सुभाष मार्ग यानी कि लाल किले के पास दिल्ली में, उसके तार भी यहां से जुड़े हुए नजर आ रहे थे। तो जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से सच है, और वो असीम मुनीर का जो स्वप्न है कि अगला जो हमला इस तरफ से किया जाए उसको समर्थन करता है, उसको जोर देता है। और ये जो इलाके हैं खास करके वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट, मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनमें उन्होंने अपने जिहादियों को घुसाया है। एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको कि इन बॉर्डर्स के साथ लगते हुए जो गांव बांग्लादेश के हैं वहां पर भी बांग्लादेश ने रेडिकल माइंडसेट के लोगों को, जमात के भी जो सबसे कट्टर लोग हैं उनको ला करके बसाया है, क्योंकि ये जो इलाका था वहां पर बांग्लादेश में भी एक समय था, वहां अच्छी खासी हिंदू जनसंख्या थी, वहां पर भी उन्होंने, तो ये तमाम चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके वहां पर अपने लोगों को एस्टेब्लिश करना, उनके साथ जो इधर हैं उनके कम्युनिकेशन में लोगों को रखना, और फिर उसके बाद वहां पर प्रयास करना कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंध मार के और भारत में अस्थिरता फैलाई जाए। ये बिल्कुल निश्चित रूप से आईएसआई का डिजाइन है, और इन चीजों से उसको भी सही जवाब और धक्का मुझे लगता है मिला है। सर, इसके अलावा जैसे अभी आपको याद होगा कि सीआईए का एक एजेंट मैथ्यू वेंडाइक पकड़ा गया था मणिपुर से। याद कीजिए कि वो किनको ट्रेनिंग दे रहा था वहां पर। हाँ, उसके साथ कुछ यूक्रेनियन भी थे, और वहां पर वो ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा था, ड्रोन कहां से ला रहा था। तो और फिर इसी बांग्लादेश में कितने सारे सीआईए के एजेंट जो है पिछले दिनों मारे गए थे। तो सर ये भी तो किसी क्रिश्चियन स्टेट के मकसद से ही नॉर्थ ईस्ट के इलाके में उत्पात मचाने की तैयारी में थे ना।
अब तो पकड़ा गया, एनआईए की कस्टडी में है, लेकिन सीआईए, आईएसआई, ये सब लोग वहां पर बैठकर भारत विरोधी कहीं ना कहीं कोई प्रोपेगेंडा तो चला ही रहे हैं ना। बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल सटीक आपका आकलन है। देखिए बिल्कुल निश्चित, इसको थोड़ा सा और एक चीज कनेक्ट करने की कोशिश करिए। सेंट मार्टिन आइलैंड, अमेरिका क्यों सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है? अमेरिका क्यों म्यांमार का बांग्लादेश के चटगांव के साथ बॉर्डर है, उसमें यहां से कुछ मदद वहां भेजना चाहता है, हालांकि वो हुआ नहीं। वो क्यों इस जगह पर निगाहें गड़ाए बैठा है? उनका पूरा का पूरा मकसद ये है कि म्यांमार के पश्चिमी भाग, चटगांव हिल ट्रैक्ट से कुछ भाग और कुछ भारत के मणिपुर, मिजोरम, इस प्रकार के हिस्से जो कि अब क्रिश्चियन बाहुल हिस्से हैं, उनको इकट्ठा करके एक यहां पर ऐसा एस्टेब्लिशमेंट या ऐसा सिस्टम तैयार करे जो कि चीन को भी और भारत को भी काउंटर करने में उनको तो वो भी कहीं ना कहीं इसका मकसद था। आप देखिए जिस तेजी से क्रिश्चियनिटी का जो फैलाव हुआ है, गलत मैं नहीं कह रहा हूं, गलत है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपसे, आज की तारीख में पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकतर राज्य क्रिश्चियन मेजॉरिटी राज्य हैं, और ऐसे लोगों को सब माइंड्स को सबवर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और इसी सबवर्जन के कड़ी में जो वो यूक्रेन वाले लोग आए हुए थे, या और भी कोई सीआईए के लोग काम कर रहे हैं, वो न केवल बांग्लादेश में, वो पूरे पूर्वोत्तर में, म्यांमार के उन पश्चिमी भागों में, काचिन प्रोविंस में, ये इन सब जगह इनकी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। और इनका मकसद लॉन्ग टर्म मकसद है ये, और लॉन्ग टर्म मकसद यही है कि भारत और चीन दोनों को काउंटर करना, और उसके लिए वो यहां पर करेंगे। और आप देखिएगा कि अब हमारी आइलैंड टेरिटरीज पे भी कुदृष्टि लोगों की पड़ने वाली है, और यही चीज एंटिसिपेट हमने करी है। और आप देखें किस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने जो आइलैंड टेरिटरीज हैं, और जो भयंकर एडवांटेज आइलैंड टेरिटरीज आपको आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी देती हैं, उसका हम लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन कदम हमारे उठाए जा रहे हैं। होगा क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जहां तक सवाल बांग्लादेश का है, वहां वो पूरी तरह से आईएसआई और जमात के इन्फ्लुएंस में थे, और उसकी वजह से वो काम कर रहे थे। अब हालात सुधर सकते हैं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, हालात सुधरेंगे जब हमारी सीमाओं पर हमारे एजेंसियों की नजर होगी सीधे सीधे, जहां पर कहीं इफ एंड बट नहीं होगा, जहां पर बंगाल की जो सरकार है कोई रूड़ा नहीं अटका पाएगी, जैसे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी खेल खेलते रहे हैं। वो अपने वोट बैंक की खातिर ये बॉर्डर जो था इसको पोरस रखना चाहते थे, लेकिन अब ये बॉर्डर जब पूरी तरह से सुरक्षित होगा तो वहां से किसी भी चिड़िया की भी मजाल नहीं होगी कि भारत में एंटर कर पाए। जितने टोपी वाले यहाँ आने थे वो सभी खदेड़ दिए गए हैं सर, वो सभी भाग निकलेंगे, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि भगवा सरकार आ गई है तो उनकी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन सर हैरानी मुझे सिर्फ इस बात की होती है कि इस तरह से पहले की केंद्र सरकारों ने कभी नहीं सोचा। अगर ये बात उस वक्त सोच ली जाती जब बांग्लादेश बना था, तब तो ये सब कुछ नहीं होता, इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती, ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए कंपनी बाग में टहलते हुए भारत में नहीं घुस जाते ना। यहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक की खातिर उनको अंदर आने दिया, इसीलिए सब कुछ। आप देखिए बंगाल में कैसे कैसे मतलब इलाके बन गए जहां पर घुस ही नहीं सकती पुलिस उनके डर के मारे। तो ममता बनर्जी का वोट बैंक की राजनीति थी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा सुरक्षा के लिहाज से बंगाल को। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अब वहां पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार है। पहले हफ्ते में 2 बड़े फैसले ले लिए गए हैं, तो इनके सकारात्मक नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन जिनको मिर्ची लगनी है, वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या बांग्लादेश हो, उनको तो मिर्ची लगेगी सर। लेकिन इस एक फैसले से हमने कईयों को गहरी चोट दे दी है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा में एक बात साफ निकल कर सामने आती है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। इसी रास्ते के जरिए पूर्वोत्तर भारत के राज्य देश के बाकी हिस्सों से जुड़े रहते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र की सुरक्षा और विकास सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। यही वजह है कि जब इस इलाके को मजबूत बनाने के लिए बड़े फैसले लिए जाते हैं तो उसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश पर पड़ता है। जो लोग भारत की सुरक्षा को कमज़ोर करना चाहते हैं या सीमावर्ती इलाकों में समस्या पैदा करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे फैसले कभी पसंद नहीं आते। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सीमावर्ती इलाकों में सड़क, पुल, रेलवे और सुरक्षा से जुड़े ढांचे को मजबूत करने पर काफ़ी ध्यान दिया है। इसका मकसद साफ है कि देश के किसी भी हिस्से तक ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी से पहुंचा जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत भी अब पहले की तुलना में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
नई सड़कें बन रही है, कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है और विकास की रफ्तार बढ़ रही है। इससे वहाँ रहने वाले लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा भी मजबूत होगी। दोस्तों, जहाँ तक घुसपैठ और सुरक्षा से जुड़े आरोपों की बात है, उनकी पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियां और सरकारी संस्थाएं ही कर सकती है। लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि किसी भी देश के लिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना और अवैध गतिविधियों को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जिन योजनाओं और फैसलों की बात की जा रही है, उनका ज़मीन पर कितना असर दिखाई देता है। अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती है तो इससे पूरे क्षेत्र को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर जिस इलाके को कभी सुरक्षा की चुनौती माना जाता था, वही इलाका अब भारत की मजबूती और विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इस क्षेत्र से जुड़े फैसलों पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।